हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 45 यानी कि 45 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 46 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है। द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज। तो भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? तो देखो भाषाई आधार पर निर्मित पहला भारतीय राज्य था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे डेट्स पूछ ली जाती है कि आंध्र प्रदेश को कब जो है तो भाषाई आधार पर निर्मित पहला भारतीय राज्य बनाया गया था। तो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को जो है तो भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो वो था आंध्र प्रदेश। तो ये आपको नोट रखना है। अच्छा, किसकी वजह से जो है तो भाषाई आधार पर निर्मित प्रथम भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश बना था? तो कौन थे? तो वो एक फ्रीडम फाइटर थे, पोटी श्रीराम मुल्लू। इनकी मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो पोटी श्रीराम मुल्लू की मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952 को ड्यू टू फास्ट। तो इसके बाद जो है तो जाकर के भाषाई आधार पर निर्मित जो है तो पहला भारतीय राज्य बनाया गया था आंध्र प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट नोट रखना है। अब देखो यहाँ पर हमने बात कर ली कि पहला भारतीय राज्य कौन बना था, तो वो बना था आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखो आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे टी प्रकाशन। कौन बने थे? टी प्रकाशम। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन हमारा 60 है। हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? अब देखो आप कंफ्यूज कहाँ पर होते हो, आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में कंफ्यूज होते हो। तो आपको नोट रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक तो पूछा जाता है NDMA और एक आपसे पूछा जाता है SDMA। अब इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। NDMA की फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के को कौन हेड करता है, यानी कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। अब देखो ये क्योंकि नेशनल लेवल की बात थी। अब कई बार आपसे पूछा जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके हेड कौन होते हैं, यानी कि इसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो इसके चेयरमैन होते हैं स्टेट के CM यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें। द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। तो लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है, तो लोकसभा में स्पीकर का मत कहलाता है कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब लोकसभा की यहाँ पे बात की गई है। मैं आपको एक ट्रिक हर बार बताता हूँ जिससे आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं सरल। स से बन जाता है संसद, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। र से बन जाता है राज्यसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है। और ल से बन जाता है लोकसभा, इसकी चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है। देखो ये सीक्वेंस भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अब देखो लोकसभा की बात की गई थी, तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है। तो देखो लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या है 552। और लोकसभा में वर्तमान में कितनी है? वर्तमान की अगर बात की जाएगी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में है 545। अब देखो ये है पुराने आंकड़े, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिए जो कि क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखो अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी कि प्रेजेंट में कितने हैं, अब देखो मैंने आपको बताया कि लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य संख्या कितनी है, तो वो है 552। अब देखो 552 में से जो 2 सदस्य थे आंग्ल भारतीय सदस्य, इनको एबलिश कर दिया गया है, तो कितने बच गए? तो अब बच गए हैं 550 यानी कि 550 है। और यहाँ पर देखो 545 मैंने आपको बताया प्रेजेंट में है, तो 545 में से भी आप 2 माइनस कर लो तो कितने बच गए? तो वो बच गए 543। तो ये भी आपको प्रेजेंट के आंकड़े जो है तो नोट रखने हैं। यहाँ से भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 62 है। हु एस्टेब्लिश्ड शांति निकेतन। तो शांति निकेतन किसने स्थापित किया था? आप सभी को पता है कि शांति निकेतन स्थापित किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है तो इसकी स्थापना कब की थी, यानी कि आपसे डेट्स पूछ ली जाती है। तो आपको नोट रखना है 22 दिसंबर 1901 को जो है तो शांति निकेतन स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ये आपको नोट रखना है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि शांति निकेतन, ये जो शांति निकेतन है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो शांति निकेतन को ही देखो ब्रह्मचर्य आश्रम भी कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, कल वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ था कि एक तो हो गया फिनिक्स आश्रम, और तो फिनिक्स आश्रम ही आप बता दो कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, कब की थी और किस जगह पर की थी। ये मैंने आपको सारा बताया हुआ था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें।
द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब देखो आपसे सिंपल सा यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे सिंपल पूछा गया है कि पंचायत की परिभाषा का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो देखो आपको नोट रखना है कि पंचायत की परिभाषा का वर्णन आर्टिकल 243 यानी कि 243 में किया गया है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो पंचायत है तो पंचायत का वर्णन जो है तो किस अनुसूची में किया गया है। तो पंचायत का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया है, ये आपको नोट रखना है। और 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। तो 12वीं में नगरपालिका यानी कि म्यूनिसिपैलिटी का वर्णन किया गया है। अच्छा यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स करके बताओ कि 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। अब देखो भारत का पहला जो उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर था वो कौन थे। तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कई बार आपसे पूछा जाता है, देखो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अब तक कितनी बार जो है तो उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। तो देखो आपको बिल्कुल नोट रखना है कि अब तक यानी कि प्रेजेंट टाइम तक टोटल 7 बार जो है तो उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अब वो 7 प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन कौन से थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से थे, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बिल्कुल सीक्वेंस में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल नोट रखना है। सबसे पहले बने थे वल्लभ भाई पटेल, उसके बाद बने थे मोरारजी देसाई, उसके बाद बने थे जगजीवन राम, उसके बाद बने थे चौधरी चरण सिंह, उसके बाद बने थे वाई चौहान, उसके बाद बने थे चौधरी देवीलाल। कौन बने थे, चौधरी देवीलाल। और सबसे लास्ट में बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो ये सातों के सातों नाम आपको नोट रखने हैं, ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन हमारा 65 है, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। तो संसद के किस सदन में पीठासीन अधिकारी सदन का सदस्य नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे बात की गई है कि संसद के किस सदन में जो पीठासीन अधिकारी होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो होता है राज्यसभा का। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। अब कई बार आपसे पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है, तो आर्टिकल 63 में की गई है, तो ये भी आपको नोट रखना है। अब देखो यहाँ पे बात की गई थी पीठासीन अधिकारी की राज्यसभा के, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो है तो राज्यसभा के सभापति होंगे, यह किस आर्टिकल में कहा गया है। तो देखो आपको ये भी क्वेश्चन नोट रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होंगे, यह आर्टिकल 64 में कहा गया है, तो ये भी आपको नोट रखना है। ओके, बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अच्छा, थोड़े से और क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर दैट कॉज माइग्रेशन। तो निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवसन होता है। तो प्रवसन होता है बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, यानी कि बेरोजगारी के कारण। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स इज द लास्ट टू अपीयर ऑन द सीन ऑफ इंडिया। तो भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला धर्म निम्न में से कौन सा था, तो वो था सिखिज्म यानी कि सिख धर्म। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे लास्ट में यह धर्म आया था, तो ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो और कब की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो भारत में निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या है। अब देखो ईसाई जनसंख्या यहाँ पर पूछा गया है, सो ऑप्शन ए में को देकर के कुछ एक स्टूडेंट्स ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा है केरल राज्य में, सो ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 45 है, द इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर कॉज। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण क्या होता है। अब देखो कुछ एक स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को देखते हैं ऑल ऑफ दीज, और ऑप्शन डी जो है तो टिक कर जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। देखो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती जो सांद्रता होती है उसके कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन। ये आपको यहाँ पर नोट रखना है, सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेजेज। तो कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं भस्मीकरण यानी कि इंसिनरेशन। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 47 है,
जेट स्ट्रीम्स ब्लोज फ्रॉम, तो जेट धाराएं बहती हैं तो यह किस दिशा की तरफ बहती हैं, तो यह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो कल ही मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था, क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया हुआ था, हर्मिटन विंड। तो हर्मिटन विंड जो है तो कहाँ से कहाँ को बहती है, तो देखो इसके बिल्कुल अपोजिट में बहती है, वो बहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। कहाँ से, वो बहती है पूर्व से पश्चिम की तरफ। वो कहाँ पर बहती है, तो हर्मिटन विंड बहती है सहारा रेगिस्तान में। और सहारा रेगिस्तान किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और मैंने आपको देश का नाम भी बताया हुआ था कि किस देश में यह बहती है, तो हर्मिटन विंड जो है तो गिनी देश में बहती है। तो ये भी आपको यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, ड्रिफ्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ, तो ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं, तो यह ग्लेशियर्स यानी कि हिमनदों की क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा 49 है, सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू, तो सुनामी किसके कारण होती है। अब देखो सुनामी होती है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के कारण होती है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा कुछ एक चक्रवात हैं, कुछ एक तूफान है, वह किस देश में आते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो टाइफून नाम आपने अक्सर सुना होगा, टाइफून चक्रवात कहाँ पर आता है, तो वो आता है चाइना सागर यानी कि चाइना में आप कह सकते हो। फिर आपने सुना होगा विली विली, विली विली, तो विली विली चक्रवात कहाँ पर आता है, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन आपने सुना होगा और टॉर्नेडो आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं यूएसए में। कहाँ पर, यूएसए में। तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। अगला क्वेश्चन, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज, तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में भी सबसे गहरा स्थान किसका है, तो वो है मेरियाना ट्रेंच का। अच्छा मेरियाना ट्रेंच की टोटल डेप्थ कितनी है, कितनी गहराई है, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। तो देखो गाइज ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।